ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने कौन से प्लांट पे जो है कौन सा ऐसा मटेरियल था, एक्सपेरिमेंट मटेरियल जिसको हम बोलते हैं कि किस पे उन्होंने जो है अपनी रिसर्च की, किस पे स्टडी की थी उन्होंने, ठीक है ना। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। और साथ ही साथ मैंने बताया था कि जो मेंडल के रीडिस्कवरर थे वो कौन थे और उन्होंने क्या क्या डिस्कवरीज की थी, कुछ उनके बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपको आगे कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, चाहे वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, ठीक है ना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। अब तक हमने जेनेटिक्स की डेफिनेशन, जेनेटिक्स के बारे में, हेरिडिटी, वेरिएशन, ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जेनेटिक्स की हिस्ट्री में किन किन साइंटिस्टों का रोल था। कुछ प्री मेंडेलियन आइडियाज़ थे ब्लेंडिंग थ्योरीज के अंदर, उनके बारे में हमने देखा, है ना। अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने आइडियाज़ दिए थे। और हमने साथ ही साथ क्या देखा, फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में देखा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है और वो क्या करते थे एक्चुअली, हैं उनका बचपन पीरियड कैसा था, कैसे उन्हें ये उनके मन में आया कि वो उनको जो है हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस पे वर्क करना है, वो उसके बारे में हमने जाना। और कैसे जो 1900 में जो रीडिस्कवरर थे मेंडेलियन वर्क के, जो कि उन्होंने मेंडल के काम को आगे बढ़ाया, ठीक है ना। जो मेंडल का अधूरा काम था उसको आगे बढ़ा दिया उन्होंने, जो लोगों तक नहीं पहुंच पाया था उनका काम, वो लोगों तक पहुंचाया, ठीक है ना। तो हम स्टडी करते हैं अब किसकी, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट की। साथ ही साथ देखते हैं कि ये क्या करते थे, मतलब इन्होंने मेंडल के काम को कैसे आगे बढ़ाया, ठीक है ना। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे कार्ल कोरेंट्ज, ठीक है ना। ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के, ठीक है ना। जर्मन साइंटिस्ट थे ये, तो याद रखना जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो अपने ये खुद जो एक्सपेरिमेंट करते थे वो कहाँ पे करते थे, मेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। जैसे मेंडल पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, वैसे ये मेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, मिराबिलिस जला पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोरोकोला प्लांट भी बोला जाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ इन्होंने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में भी बताया। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जैसे कि ह्यूमंस के बात हम अगर करें तो ह्यूमंस में कैसे जो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है। ह्यूमन में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए मदर रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि फादर तो सिर्फ क्या करता है, फादर के पास क्या होता है, एक स्पर्म होता है, ठीक है ना। एक स्पर्म होता है, तो वो जो स्पर्म है, मान चलो ये जो कुछ स्पर्म का जो आगे का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या क्रोमोजोम प्रेजेंट है, क्रोमोजोम प्रेजेंट है। तो जब वो ओवम के पास में आता है तो ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, मतलब जो 23 पेयर का जो क्रोमोजोम, सेट ऑफ क्रोमोजोम है, ये इसको इसमें डाल देता है, ठीक है ना। बाकी जो बॉडी होती है इसकी वो डिसरप्चर हो जाती है। कैसी हो जाती है, बाकी जो बॉडी होती है वो डिसरप्चर हो जाती है, ठीक है ना। देखो अच्छे से क्लियर कर देते हैं। ये मान के चलो कुछ स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बना रहे। यहाँ पे ये इसका हेड वाला रीजन है, हेड वाले रीजन में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और ये जेनेटिक मटेरियल जो है कहाँ पे जाता है, ओवम थोड़ा सा बड़ा होता है ना, इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, मैंने थोड़ा सा छोटा ही बनाया है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल इसमें 23 जो पेयर हैं क्रोमोजोम के, इसके अंदर डाल देता है। अब देखो इसने सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल मतलब क्रोमोजोम डाला, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम डाला, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम डाला है इन्होंने, स्पर्म ने इसके अंदर, ओवम के अंदर। तो और बाकी जो बॉडी है वो डिसरप्चर हो जाती है ना, ये काम करने के बाद में। तो यहाँ से तो सिर्फ मेल से तो सिर्फ क्या आया, मेल से सिर्फ क्रोमोजोम आया, और यहाँ पे ओवम में क्या था, ऑलरेडी साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट था, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट था। तो सही, ये साइटोप्लाज्म किसका था, फीमेल का साइटोप्लाज्म था,
किसका, फीमेल का। तो मीन्स कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म वो मदर से ट्रांसफ़र होता है किसी भी बेबी के अंदर। अगर उसको माइटोकॉन्ड्रिया डिजीज़ है किसी बच्चे को, किसी पेरेंट के ऑफस्प्रिंग को, तो हम कह सकते हैं कि वो उसकी मदर से आई है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम जो है फीमेल से आती है, और उसमें जो भी करेक्टर्स प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में, वो कहाँ से आते हैं, मदर से आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इन्होंने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में बताया। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस के बारे में किन्होंने बताया था, कार्ल कोरेंट्ज़ ने बताया था, याद रखना। और जो लॉ ऑफ सेकंड लॉ जो था मेंडल का, सेकंड लॉ था जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो था मेंडल का, वो उसके ऊपर डिबेट भी, मतलब उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था उसको। उस पर कह सकते हैं उसके अगेंस्ट जो है कौन गए थे, कार्ल कोरेंट्ज़ गए थे कि एक्चुअल में कैसे क्या होता है। मतलब कि कह सकते हैं एक तरीके से हम वेरिफिकेशन जो किया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, वो कार्ल कोरेंट्ज़ ने ही किया था, ठीक है ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, लॉ ऑफ डोमिनेंस का, सॉरी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, तो जो ये दो लॉ का जो वेरिफिकेशन किया था वो कार्ल कोरेंट्ज़ ने ही किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम ह्यूगो डी वरीज की बात करें, तो ह्यूगो डी वरीज जो थी कहाँ से बिलोंग करते थे, हॉलैंड से बिलोंग करते थे। इनका जो एक्सपेरिमेंटल जो मटेरियल था वो क्या था, प्राइम रोज, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, इवनिंग प्राइम रोज, इवनिंग प्राइम रोज। और ये कौन थे, क्या रिसर्च की थी इन्होंने, फादर ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन को इन्होंने रिसर्च किया था, ठीक है। म्यूटेशन को डिस्कवर किया था, इसके ऊपर स्टडी की थी। साथ में जो म्यूटेशन थ्योरी थी इवोल्यूशन की, उनको भी, उस थ्योरी को भी इन्होंने ही बताया था, ह्यूगो डी वरीज ने, याद रखना। एच से ह्यूगो डी वरीज और एच से ही हॉलैंड, ठीक है ना, ये याद रखना, समझ गए ना। तो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे थर्ड, एरिक वॉन टेसरमैक, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, ठीक है ना। ये कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। अलग अलग प्लांट्स पे जो है रिसर्च किया करते थे। इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट थे, और इनकी एक बुक थी जिनको क्या बोलते थे, फ्लोरा, ठीक है ना, क्या बोलते थे, फ्लोरा नाम की एक बुक थी। और उसी बुक के अंदर जो इन्होंने मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, मतलब मेंडल का जो रिसर्च पेपर था उसको पब्लिश किया था, मेंडल के रिसर्च पेपर को पब्लिश किया था, कहाँ, किस में, अपनी बुक में, जिसका नाम क्या था, फ्लोरा, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है तो, ठीक है ना, याद रख लेना। ये ओवरऑल डिटेलिंग थी रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल। ये सारी कहानी कब हुई थी, 1900 में, ये भी याद रखना। अगर कोई पूछे तो कितने दिन तक जो है, कितने साल तक मेंडल का एक्सपेरिमेंट वर्क था वो ऐसे ही पेंडिंग रहा था, 34 ईयर्स, क्योंकि 1866 में तो उन्होंने अपना पब्लिश कर दिया था। 1866 में पब्लिश होने के बाद भी उनका पेपर जो को लोग नहीं जान पाए, अच्छे से पब्लिश नहीं हो पाया। तो उसके बाद 1900 में इन तीनों साइंटिस्टों को जो है उनका पेपर मिला, और मतलब उन्होंने देखा मेंडल के वर्क को, और उन्होंने काम शुरू किया 1900 में, ठीक है ना। तो 34 ईयर जो है मेंडल का काम पेंडिंग रहा था, ठीक है ना। और इस वजह से क्या, मेंडल को पता भी नहीं चला कि उसकी जो सक्सेस थी वो कहाँ तक पहुँची थी, ठीक है। तो ये रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलियन एक्सपेरिमेंट थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट किसकी बात करें, मेंडल की सक्सेस कैसे हुई, या फिर मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज क्यों किया, ठीक है ना। सबसे पहली बात, मेंडल ने पी प्लांट को चूज क्यों किया। देखो पी प्लांट को चूज करने के पीछे उनका कोई ऐसा नहीं था स्पेशल कि उन्होंने ये था कि मान के चलो उनकी स्ट्रेटजी के अंदर, जैसे कि मान के चलो उनको पहले से ही पता हो कि पी प्लांट क्या क्या होता है, मतलब इसके अंदर करेक्टर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन बस ये था जैसे कि मूवी के अंदर होता है ना, जो कुछ प्रोड्यूसर चाहता है मूवी के अंदर सिर्फ वही होता है। अगर हीरो हीरोइन को मिलना होगा तो वो मिलेंगे, अगर नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेंगे, तो मतलब जो भी कुछ होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो ऐसे ही जो भगवान ने पहले से ही सोच रखा था कि
मैं एक स्पिरिचुअल बात नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा था कि बचपन से ही जो है उनके वो पी प्लांट पे ज़्यादा मतलब कि देखते थे, कि क्वेश्चन करते थे अपने पापा से कि ये पी प्लांट के जो पौधे हैं वो ऐसे मतलब टेढ़े क्यों होते हैं, छोटे क्यों होते हैं प्लांट्स वगैरह। तो जो है ऐसे क्वेश्चंस उनके माइंड में आते थे, और वो खुद भी सोचते थे कि इनका क्वेश्चन जब उनको किसी से नहीं मिलता था तो वो खुद उसकी रिसर्च करें, खुद उन क्वेश्चंस के आंसर्स को खोजें, ठीक है ना। तो वो ऐसे क्वेश्चन उनके बचपन से ही माइंड में आते रहते थे, जैसे कि भगवान उनको एक रास्ता दिखा रहा था कि भाई तेरा रास्ता ये है कि तू दुनिया को बदलेगा, और इसी प्लांट को चूज कर है। तो फिर दूसरी बात, एक तो ये क्वेश्चन तो उनके माइंड में आते रहते थे, छोटे बच्चे के क्वेश्चन जैसे माइंड में आ जाते हैं, नॉर्मली आ जाते हैं क्वेश्चन। तो दूसरी बात, जब वो वहाँ वीना यूनिवर्सिटी में गए थे उस टाइम पे उन्होंने नेचुरल साइंस के बारे में खूब सीखा और मैथमेटिक्स के बारे में खूब सीखा। तो उन्होंने सोचा कि जब उनको नॉलेज मिल ही गई है तो पी प्लांट के बारे में उनको पता चल गया था कि पी प्लांट कैसा होता है, इसका नेचर क्या होता है, इसके करेक्टर्स क्या होते हैं। तो उन्होंने डिस्कवरी करनी शुरू कर दी, ठीक है ना। मेंडल सेलेक्ट गार्डन पी, ठीक है ना। उन्होंने गार्डन पी को सिलेक्ट किया था। एक वाइल्ड पी होती है, याद रखना, उन्होंने गार्डन पी को सिलेक्ट किया थी। एडाइबल पी है, ठीक है ना, जो खाते हैं हम लोग वो वाली। और गार्डन पी का जो साइंटिफिक नेम क्या है, जो बॉटनिकल नेम, पीसम सटाइवम, ठीक है ना, पीसम सटाइवम। आप लोगों को पता होगा कि जो साइंटिस्ट के जो साइंटिफिक नेम जो होते हैं उनको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो रूल्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे आप। क्रोमोसोम नंबर जो इसका डिप्लॉयड अगर हम बात करें तो 14 है, ठीक है ना, याद रखना। हैप्लॉयड क्या होगा, 7। जो डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम है 14 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं टोटल। और अगर हम बात करें हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम की तो N7, ठीक है ना, N=7। तो मेंडल ने यूज किया गार्डन पी को फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उनको क्या क्या फ़ायदे थे उस चीज़ से, एडवांटेज क्या क्या थी, कि क्लियरिंग कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। देखो पी प्लांट में सबसे बड़ी जो खासियत वाली बात जो थी जो मेंडल को देखने को मिली, कि पी प्लांट के अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं, 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं। 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स क्या है, हाइट हो गई प्लांट की, ठीक है ना, हाइट हो गई, फ्लावर है ना, फ्लावर के बारे में, फ्लावर की पोजीशन क्या है, फ्लावर का कलर क्या है, पोड है ना, फ्रूट को पोड बोल देते हैं, तो फ्रूट का कलर क्या है ना, शेप क्या है, सीड का कलर क्या है ना, और शेप क्या है। तो इनके ये ऐसे कुछ 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर मिल गए थे। 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर की भी हम बात करेंगे अभी इसी लेक्चर में लास्ट में। सेकंड जो करेक्टर था इनका, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है सीड्स प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है ना। इस वजह से इन्हें कोई दिक्कत भी नहीं आई कि मतलब कोई रिसर्च में कोई कमी नहीं रही प्लांट की, ठीक है ना। इनके एक्सपेरिमेंट का जो मटेरियल था वो कम नहीं पड़ा कभी भी। दूसरा, इनको जो रिजल्ट थे, जो ये क्रॉसिंग करवाते थे, वो रिजल्ट इनको जल्दी मिल जाता था, क्योंकि इनकी लाइफ स्पान जो इस प्लांट की पी प्लांट की लाइफ स्पान थी वो बहुत छोटी थी, एक सीजन में कंप्लीट हो जाती थी लगभग, ठीक है ना। सेल्फ पॉलिनेटिंग, दैट इज़ ट्रू ब्रीडिंग। सेल्फ पॉलिनेशन तो था ही उनके इस पी प्लांट के अंदर, जो कि वो क्या कर सकते हैं, ट्रू ब्रीडिंग भी कर सकते हैं, ट्रू ब्रीडिंग भी कर सकते हैं, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन तो था, तो और साथ साथ में उन्होंने जब मन चाहा तो क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा दिया। क्रॉस पॉलिनेशन 2 तरीके से करवाया, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, ये याद रखना, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन नहीं। अगर नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो अनडिजायर्ड जो है पॉलिनेशन हो सकता है, अनडिजायर्ड करेक्टर्स के साथ में, अनडिजायर्ड जो पोलन ग्रेन है उनके साथ में, जो उनको ज़रूरत नहीं है ना, वेस्ट हो जाता है काफ़ी। तो देखो उन्होंने क्या किया, एक मेल फ्लावर होता है, ठीक है, एक फीमेल फ्लावर होता है। आपको पता है मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, ठीक है ना, और फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो इन्होंने क्या किया, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, दैट इज एंथर, उसको क्या है, रिमूव कर दिया, ठीक है ना, रिमूव कर दिया, एंथर को रिमूव कर दिया,
ठीक है। और इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, बताओ क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट? कार्पल, इसको हम पिस्टिल भी बोल देते हैं, समझ गए। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, एंथर, स्टेमन को हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, और स्टेमन का एक पार्ट होता है ऊपर वाला फिलामेंट से ऊपर जो एंथर, ठीक है ना, जहाँ पे पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। ये कार्पल या फिर इसका जो एक पार्ट होता है स्टिग्मा, ठीक है ना, वो जहाँ से जो पोलन ग्रेन आके अटैच होता है, जो रास्ता दिखाता है ओवरी तक पहुँचाने के लिए। स्टिग्मा एक ये चिपचिपा सा होता है, मतलब स्टिकी होता है ये, समझ गए। तो मेल का जो एंथर वाला पार्ट है उसको ये क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो उस जब रिमूवल होता है एंथर का, उस टेक्निक को हम बोलते हैं बाय द टेक्निक ऑफ इमैस्कुलेशन। उनको नाम दिया था, उस टेक्निक को नाम दिया था मेंडल ने इमैस्कुलेशन। और साथ ही साथ नेक्स्ट जो मतलब कि वहाँ पे जिससे क्रॉस पॉलिनेशन करवाना था दूसरे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर वाले पी प्लांट के साथ में, तो उसके जो फीमेल वाला पार्ट था, उसके जो स्टिग्मा है उसको एक पॉलीथीन से ढक दिया, पॉली बैग से ढक दिया, उस प्रोसेस को बोला बैगिंग, ठीक है ना। एंथर को रिमूव कर दिया और दूसरी वाली जो फीमेल थी उसको, जिसे क्रॉस पॉलिनेशन कराना था, उसके फीमेल को बैगिंग कर दी, ठीक है ना, पॉली बैग से उसको कवर कर दिया। तो जिसका इस वाले जिसके बैगिंग किया था जिस फीमेल को, इसका मेल वाला पार्ट, और इसका जो एंथर रिमूव कर दिया, इसमें फीमेल वाला पार्ट बचा, तो उससे जो क्रॉसिंग करवा दी, तो दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो जिससे कि अनडिजायर्ड करेक्टर जो है, अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन से वो बच सके, काफ़ी जो पोलन ग्रेन का वेस्टेज ना हो, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी वो आसानी से कर सकते थे। तो कुछ ये करेक्टर थे जिनकी वजह से जो मेंडल बहुत ही ज़्यादा इस पी प्लांट को पसंद किया अपने रिसर्च मटेरियल के लिए, ठीक है ना, और इसी वजह से उन्हें क्या है, सक्सेस भी मिली। कुछ अदर करेक्टर्स भी हैं पी प्लांट के, जैसे कि वो कंट्रोल ब्रीडिंग कर सकते हैं, है ना, कंट्रोल ब्रीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि इधर लिख देता हूँ मैं, एक सेकेंड, कंट्रोल ब्रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, ब्रीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि वो प्लांट तो पता ही है कहीं भी नहीं जाता, जैसे वो चाहेंगे वैसे वो करा सकते हैं। एनिमल एक जगह पे रहते नहीं हैं, तो एनिमल्स को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, सबसे जो बड़ा एडवांटेज था कि उन्होंने मान के चलो जब कॉन्ट्रास्ट करेक्टर लिया था, इस 7 कॉन्ट्रास्ट में से कोई करेक्टर ले लिया, एक हाइट का ही ले लो, कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो जो ये अलग करेक्टर था, सॉरी, प्लांट का ये अलग करेक्टर था, क्योंकि ये ड्वार्फ को शो कर रहा था, और ये लॉन्ग मतलब हाइट को, जो हाइट जो उसकी कि टॉल है कि ड्वार्फ है, वो ये टॉल को शो कर रहा था, और ये ड्वार्फ को, ठीक है ना, ये पौना पौधा था, ये लंबा पौधा था। तो इनके बीच में जब क्रॉसिंग हुई तो ये वाली हमें जनरेशन देखने को मिली थी। F1 जनरेशन में इंटरमीडिएट फॉर्म दोनों की, मतलब हाइब्रिड फॉर्म जो देखने को मिली थी, हेटेरोजाइगस कंडीशन देखने को मिली थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन थी वो फर्टाइल थी। नॉर्मली अगर हम मतलब एनिमल्स के अंदर देखें, एनिमल्स में जैसे कि म्यूल है, खच्चर वगैरह, हिनी है ना, ये जो वैरायटीज़ थी, ये अलग अलग जो स्पीसीज़ की वैरायटी थी, तो इसके बीच में जो क्रॉस कराया गया था तो ये इनफर्टाइल थी, स्टेराइल थी, अलग अलग एनिमल्स के बीच में स्टडी क्रॉसिंग करवाई गई थी, तो ये स्टेराइल निकली थी। लेकिन जब पी प्लांट के जो अलग अलग वैरायटी के साथ में जब क्रॉसिंग करवाया तो क्या क्या मिला कि इनकी जो F1 जनरेशन थी वो फर्टाइल निकली। सबसे बड़ी बात जो है ये देखने को मिली, ठीक है ना। और इनके करेक्टर्स को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता था, है, इनकी प्योर वैरायटीज़ भी जो है, और इनका जो आफ्टर केयर मतलब देखभाल जो थी वो बहुत मिनिमम आफ्टर केयर देखने को मिली, ठीक है ना, मिनिमम आफ्टर केयर देखने को मिली। आफ्टर केयर का मतलब देखभाल, ठीक है ना। तो ये जो करेक्टर हमें देखने को मिले, और इसी वजह से जो मेंडल क्या
सक्सेस मिली मेंडल को, ठीक है ना। इसी वजह से उन्होंने पी प्लांट को चूज किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेंडल सक्सेस रीजन, कुछ रीजन ये भी थे, पी प्लांट को तो उन्होंने चूज किया ही किया, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका था, जो स्ट्रेटजी थी, वो सिर्फ सबसे अलग थी, ठीक है ना। पहली बात, फोकस करते थे वो एक समय में एक ही करेक्टर पे। कहते हैं ना, एक टाइम पे एक चीज़, एक काम करना चाहिए, अलग अलग काम नहीं करना चाहिए, वरना फोकस नहीं बन पाता है। तो एक करेक्टर पे एक ही टाइम पे एक करेक्टर पे काम किया करते थे। यूज्ड ट्यूब रीडिंग पी लाइन, जो पी लाइन मतलब ट्यूब रीडिंग को यूज़ किया करते थे, जैसे कि ये क्या है, टॉल है, ये ड्वार्फ है ना, ऐसे जो वो यूज़ किया करते थे। अवॉइडेड क्रॉस पोलिनेशन बाय अनडिजायरेबल पोलन, मैं बता चुका हूँ, अनडिजायरेबल पोलन को अवॉइड करते थे आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन के द्वारा, है ना। वो एमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक को यूज करके क्या है, काफ़ी बार आ चुका है। एमैस्कुलेशन और बैगिंग आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है, 1 नंबर की डेफिनेशन, 2 नंबर की डेफिनेशन में, कि इमैस्कुलेशन क्या होता है और बैगिंग क्या होता है। इमैस्कुलेशन रिमूवल ऑफ एंथर बोलते हैं हम, और बैगिंग क्या है, जो स्टिग्मा को कवर कर दिया जाए किसी पॉली बैग से, ठीक है ना, ड्यूरिंग आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। ये मेंडल ने करवाया था। तो अनडिजायरेबल पोलन जो है उससे ये अवॉइड कर सकते हैं। कैप्ट एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ रिजल्ट, जैसे ही उन्हें जो भी जैसे इसका रिजल्ट मिलता था, है ना, F1 जनरेशन आई, तो वो इसका जो भी रिजल्ट था वो उसको रिकॉर्ड करते थे हमेशा। तो ये कुछ उनकी खास बात थी, जो कि उनकी स्ट्रेटजी के टाइम, एक्सपेरिमेंट के टाइम पे जो स्ट्रेटजी बनाई हुई थी, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी थी उनकी, जिसकी वजह से उन्हें सक्सेस मिली, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स की, तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर कौन से थे। पहला हाइट, पहला जो था हाइट था, ठीक है ना। पहला जो करेक्टर हाइट था, हाइट की मतलब स्टेम की जो लेंथ, कि स्टेम की जो लेंथ थी वो कितनी थी, और यहाँ पे कितनी है, देखो ये टॉल है, ये इससे छोटी है, ड्वार्फ है, ठीक है ना। ये पोर का जो शेप है वो इन्फ्लेटेड है, इन्फ्लेटेड मतलब स्मूथ, स्मूथ भी हम बोल सकते हैं, है ना। और देखो यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं डिप्रेशन से बने हुए हैं, और यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ लाइन सी है ना। तो ये कंस्ट्रक्टेड है और ये इन्फ्लेटेड है। लेकिन सीड की शेप जो है, सीड की शेप बिल्कुल राउंड है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसी टेढ़ी मेढ़ी सी है, रिंकल्ड है, ठीक है ना। सीड का कलर जो है येलो और ग्रीन, ठीक है ना। फ्लावर की पोजीशन एक तो यहाँ एक्जियल पोजीशन हो और एक टर्मिनल हो, ठीक है ना। एक्जियल साइड में हो या फिर ऊपर हो, बिल्कुल टॉप पे, तो उसको एक्जियल पोजीशन और टर्मिनल पोजीशन बोलते हैं। फ्लावर कलर जो है पर्पल कलर का या फिर वाइट कलर का, ठीक है। पोड कलर कैसा हो सकता है, ग्रीन या फिर येलो। देखो ये जो करेक्टर्स हैं वो डोमिनेंट करेक्टर्स हैं, ठीक है ना। और ये जो करेक्टर्स है वो रिसेसिव करेक्टर्स हैं। इनके जो रिसेसिव करेक्टर हैं ये अपने आप को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट करेक्टर, ठीक है ना। अगर ये करेक्टर इस ड्वार्फ वाले मतलब रिसेसिव वाले करेक्टर के साथ में रहेगा, इन सातों में से कोई भी, तो कभी भी रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। हाँ, ये इसके साथ में रिसेसिव वाला करेक्टर होगा, जैसे कि इसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, तो दूसरा वाला करेक्टर भी इसका अगर स्मॉल टी है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अदरवाइज एक्सप्रेस नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे स्मॉल टी था और इस वाले रिसेसिव करेक्टर के साथ डोमिनेंट करेक्टर हो कैपिटल टी, तो हमेशा कैपिटल टी ही एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, ये वाला एक्सप्रेस नहीं करेगा। चाहे ये वाला पोर्शन हो, चाहे सीड की शेप ले लो, सीड का कलर ले लो, इन सातों में से कोई सा भी करेक्टर ले लो, अगर उसके साथ इस रिसेसिव वाले के साथ में अगर डोमिनेंट वाला होगा तो हमेशा डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस करेगा, ये नहीं करेगा, ठीक है ना, रिसेसिव वाला। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली मेंडल को अपनी रिसर्च के अंदर, और उनका जो रिसर्च वर्क है वो सक्सेस भी रहा, ठीक है ना। तो ये थे कुछ मेंडल्स के एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो था, और उसके करेक्टर्स क्या थे, पी प्लांट के करेक्टर्स क्या थे, पी प्लांट के एडवांटेजेस क्या थे, पी प्लांट को के इस ऊपर स्टडी करते टाइम कौन कौन सी स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई थी जिसकी वजह से उन्हें सक्सेस मिली, है ना। एक तो प्लांट भी अच्छा मिल गया, अच्छे करेक्टर्स का प्लांट मिल गया, कम टाइम में रिजल्ट देने वाला प्लांट मिल गया उनको, है ना। और
उसके 7 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स भी मिल गए, एक दूसरे से जो बिल्कुल अपोजिट थे, प्योर लाइन है उनको देखने को मतलब ब्रीड जो थी, प्योर ब्रीड जो देखने को उनको मिली थी, जिस वजह से उन्हें सक्सेस मिली। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी की, जेनेटिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि डोमिनेंट ट्रेट है ना, रिसेसिव ट्रेट, हेटेरोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन, फिनोटाइप, जीनोटाइप, गैमेट, हाइब्रिड, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। तो ये सब जो है हम कुछ 16 to 17 टर्मिनोलॉजी हैं, उनको हम देखेंगे एक एक लाइन में कि उनका मतलब क्या है, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक हमें जेनेटिक्स की बेसिक्स समझ में नहीं आएंगे तब तक हमें टॉपिक पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, चाहे कितनी भी अच्छे से हम कर लें, उसको हमें एक दिन भूलना ही है जब तक हम बेसिक उसके नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो पूरे जेनेटिक्स के अंदर यूज होंगी, तो उनको बार बार ना पढ़ने की बजाय एक ही दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि आगे पूरे चैप्टर में, कंप्लीट चैप्टर में कोई दिक्कत ना है, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर तो है नहीं जो कि भाई 2-3 दिन में निपट जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हम 30 मिनट की वीडियोस बनाते हैं तो उसमें भी काफ़ी दिन लग जाएंगे इस चैप्टर को कंप्लीट होने के लिए और आपको समझने के लिए। ठीक है ना। तो इस वजह से क्या, बेसिक टर्मिनोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है, और उनको आपको जो है पता भी होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। ठीक है। तो हम नेक्स्ट टाइम पे उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।